खूनी संघर्ष में जो मुस्लिम कंट्रीज है आपस में ही लड़ मरेंगी? ये जो डिवीज़न है मुस्लिमों के बीच में, ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका जो इंतकाल बोलते हैं, मतलब उनका मरने के तुरंत ही शुरू हो गया था। यहूदियों का जो मंदिर है, सुलेमान वाला मंदिर, यस यस यस। इसका मुझे इसकी हिस्ट्री आज आपसे समझनी है। अगर इस बार ममता बनर्जी ने जीत गया, खत्म। मिनी पाकिस्तान सिर्फ पार्क सर्कस, कलकत्ता का वो पार्क सर्कस एरिया हुआ है, मुर्शिदाबाद हुआ है, अब पूरा पश्चिम बंगाल होगा। सऊदी अरब, उसका मक्का मदीना अब सेफ है। अच्छा। वो सेफ इसीलिए होगा क्योंकि उनको 1938 में जो पेट्रोल ऑयल मिला था, क्रूड ऑयल जो मिला था, उसको निकालने से शुरू करके उसको फोर्ड गाड़ी में कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें सिखाने वाला यूएस मिलिट्री था। भारत को एकदम से कैप्चर करना, जो गज़वाए हिंद बोला जाता है, एकदम से कैप्चर करना इट्स इम्पॉसिबल। काफ़ी बड़ा देश है, तो क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में करके वो लोग तोड़ना चाहते हैं। और पश्चिम बंगाल में अगर उन लोगों का एंट्री आ गया, सबसे पहले ग्रेट कलकत्ता किलिंग होने का सबसे ज़्यादा संभावना है। একটা কমিউনিটি আছে না, আমি যদি না থাকি তাহলে এক সেকেন্ডে 12টা বাজিয়ে দিবে। ये पूरा मैं बांग्ला में बोला, उन्होंने जो बोला था। तो ये एक तरह का थ्रेट है। यस। किनको दिया गया है? हिंदुओं को। यस। 26-27 ये जो 3 साल है बीच के, पीएम मोदी के लिए बहुत चैलेंजिंग भरे रहने वाले हैं। क्या गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां इन 3 सालों में आपको लगती है कि देश में हो सकती है? अलग अलग स्टेट्स में आएंगे, बार बार आएंगे। इसके लिए मुद्दा काफ़ी सारे चीज़ें बनाया जाएगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ईरान इजराइल में छिड़ी जंग से इस वक्त पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है और इस आग में घी डालने का काम आप जानते ही अमेरिका कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लहूलुहान के छींटे क्या हमारे खुद के देश पर भी पड़ेंगे? इस जंग से भारत को कितना बड़ा खतरा? सबसे बड़ी बात ये कि जो कि पूरा मिडिल ईस्ट इस जंग में अब नजर आ रहा है और इसी जंग के बीच मक्का मदीना भी क्या खतरे में है। और सबसे बड़ी बात कि क्या ये युद्ध सिर्फ एक न्यूक्लियर वॉर या फिर कहें कि जितने भी आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्या उसी के इर्द गिर्द है, या फिर पर्दे के पीछे की कहानी में आपकी धर्म लड़ाई है? इसी में बातचीत करने के लिए, गहराई से समझने के लिए, ये जितनी भी चीज़ें इस वक्त हमारे देश दुनिया में हो रही है, हमारे खुद के देश पर क्या इसका असर पड़ेगा, ये समझने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है सनियो रहमान, एक्स मुस्लिम, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 21 साल सऊदी अरब में बिताए हैं और वो भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह का युद्ध देख चुके बहुत करीब से, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस जो ये युद्ध है, क्या ये विश्व युद्ध का रूप लेगा, जो अब सत्य साधु भी बन चुके हैं। तो आइए एक बार फिर धर्म ज्ञान में हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। ओम नमः शिवाय सबको। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विश्वरूपे विशालक्खी विद्यं देहि नमस्तुते। आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने मौका दिया है ये जंग के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूं। तो आपने पहले ही बता दिया है कि मेरा जन्म सऊदी अरब में हुआ था, 21 साल में वहाँ पर रहा था। तो मेरा जन्म हुआ था 1987 1 अक्टूबर। तो जन्म के बाद से ही जब मैं थोड़ा सा होश आया कि हाँ, मैं अपना चारों तरफ जो भी देख रहा हूँ वो मुझे याद है, तो वो उम्र था 4-5 साल जो मेरा एज था। उस टाइम से मुझे याद है कि मेरा फादर अपने ऑफिस से गैस मास्क जो होते थे, गैस मास्क वो पुराना ज़माने का इतना बड़ा चश्मा जैसा होता था, लेटेक्स का पूरा फेस कवर अप होता था और सामने से एक पाइप, ताकि कोई भी तरह का टॉक्सिक गैस अगर फैलाया जाए तो हम लोग अपना ब्रीथिंग को आराम से ले पाए। तो ये चीज़ क्यों था? क्योंकि 1988 से लेके 1998 तक इराक ईरान का जो युद्ध है वो कंटिन्यूअसली चल रहा था जी। और उस टाइम मैं कहाँ पर था? रियाद शहर में। तो ये गैस मास्क हमें क्यों पहनना पड़ता था? जब भी सायरन बजते थे तो ये एक डाउटफुल मोमेंट्स होते थे कि कोई भी मिसाइल नीचे गिर सकता है। मैंने अपने आंखों से बहुत सारा मिसाइल्स को जाते हुए देखा है। मेरा फादर खुद रॉयल सऊदी एयरफोर्स का सिविल इंजीनियर था, तो मैंने काफ़ी फाइटर प्लेन्स, फिर जो वॉर के लिए जो चॉपर्स यूज़ होते हैं या फिर DC-10 जो प्लेन होते हैं, वो सारे फाइटर प्लेन्स वगैरह मैंने देखा हुआ है।
अब मैंने ये चीज़ अच्छी तरह नोटिस किया था कि ये जो कुछ दिन पहले हमारा ईरान ने जितना भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जहाँ पर भी यूएस बेस थे उसके ऊपर जो आक्रमण किया था, जी। तो ये उनका पुराना आदत है हुँ। कि इस्लामिक कंट्रीज़ जो कट्टर इस्लामी होगा वो कभी भी इसराइल और यूएस को पसंद करेगा नहीं, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन है, ये इस्लाम में अंदर से ही लिखा हुआ है। क्योंकि इस्लाम का जो रूट है वो है हुँ। अब्राहमिक रिलीजन। जी। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो आज का जो आप बोल रहे हो कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है, असल में कोई भी नाम दे दिया जाए, लेकिन ये सच है कि पूरा विश्व में एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके लड़ाई हो रहा है। इसका शुरुआत कब से हुआ था? जब हमास ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया था, जी। नॉर्मल सिविलियंस के ऊपर। हुँ। मुद्दा एक एक था। अब क्या है कि ये इनजस्टिस था और इसका रिवेंज लेना ज़रूरी भी था, क्योंकि आज के युग में सिर्फ हम किसी से नहीं डरते, उससे नहीं काम चलता। हमें ये भी दिखाना होता है कि हम डरा भी सकते हैं। जी। क्योंकि इतने दिनों तक हमारा इंडिया का भी यही मूवमेंट चल रहा था कि हम किसी से नहीं डरते, लेकिन हुँ। हमारे ऊपर अटैक हो रहा था। लेकिन जब से हम ये दिखाना शुरू कर दिए कि ओके, हूएवर विल अटैक अस, हम लोग उसका सिंदूर अटैक या उरी के लिए जो अटैक्स होते हैं वो हम करेंगे। हुँ। हाँ, तो अब क्या है कि इज़राइल ने भी अपना पावर शो ऑफ किया था हमास के ऊपर। अब क्या है कि उनको क्या है कि कर्म का फल मिल रहा था। इज़राइल जो किए थे हमास के ऊपर, इट वाज़ द जस्टिस। लेकिन इसमें ईरान क्या किया, अपना इस्लामिक जो सिंपैथी है वो दिखाने के लिए, इस्लामिक पावर दिखाने के लिए इज़राइल के ऊपर अटैक कर रहा था। हुँ। अब यही चीज़ में क्या होता है कि जियोपॉलिटिकल जो इंटरेस्ट होता है ना, उसके ऊपर थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, आँच आ जाता है। क्योंकि जब भी मिडल ईस्ट में कभी भी वॉर शुरू होगा, हुँ। सबसे पहले पेट्रोल के ऊपर हमारा क्लैशेस दिखाई देता है। जी। अभी रिसेंटली हमारा, आप जानते ही है कि हमारे इंडिया में भी गैस का प्रॉब्लम शुरू हुआ है। हुँ। क्योंकि हमारा इंडिया में तो गैस उत्पत्ति होता नहीं है, हमें तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और बाहर कंट्रीज़ में जब भी ऐसे क्लैशेस होंगे, तो इंडिया के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आएगा। और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि बाहर के मुल्क में क्या हो रहा है। क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं हूँ कि फ़िलिस्तीन में कोई मर गया तो मैं रोऊँगा, या फिर ईरान में ख़ोमेनी मरा है तो मैं इधर बैठ के रोऊँगा, नो। मुझे हमेशा यही चिंता होता है कि हमारा देश का सिविलियन कैसे ठीक रहेंगे, जी। जो चीज़ हमारा मोदी जी भी कर रहे हैं। अब कुछ दिन पहले जो वॉर क्राइसिस में जो हमारा इंडियन फँसे हुए थे, उनको वहाँ से निकालने में बहुत ही अच्छा स्टेप लिए थे उन्होंने। क्योंकि हुँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उस टाइम जब वॉर सिचुएशन होता है, जो भी वहाँ पर फॉरेनर्स रहते हैं, उनके लिए ज़िंदगी थोड़ा-सा डेंजर पॉइंट पे आ जाता है। मुझे भी याद है कि मेरा मम्मी और मुझे जेद्दा भेज दिया गया था, क्योंकि जितना भी वॉर ज़ोन का जो फाइटर प्लेन्स या फिर मिसाइल्स जा रहे थे, वो रियाद के ऊपर से ही जा रहे थे। हुँ। तो उस टाइम जेद्दा थोड़ा-सा सेफ एरिया था। तो मुझे याद है कि वहाँ पर जीना, तब जब वॉर शुरू होता है उसमें जीना कितना मुश्किल होता है। हुँ। लेकिन एक चीज़ है कि इंडिया के ऊपर इसके इफ़ेक्ट कैसे आ सकता है। उसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि जब परिवार में कोई एक लड़का साइकिल से गिर जाता है, एक छोटा-सा इंसिडेंट है, लेकिन घर पे अगर कोई मेजर इंसिडेंट ना हो तो उसको भी लोग सीरियसली लेते हैं। हुँ। लेकिन अगर घर में कोई बुज़ुर्ग का इंतकाल हो गया, स्वर्गवास हो गया, तब क्या होता है कि पूरा फैमिली उसी को ही क्या बोलते हैं, ज़्यादा वैल्यू देते हैं उस इंसिडेंट को, कि जी। किसी का मौत हुआ है, चलो इसके लिए हम लोग ज़्यादा सीरियसनेस दिखाते हुँ। हैं। उस टाइम अगर कोई छोटा-मोटा एक्सीडेंट हो जाए कि बच्चा साइकिल से गिर गया, तो उसको कोई सीरियसली लेके देखेगा नहीं। अब क्या है कि पूरा दुनिया में जब सबको दिख रहा है कि इतना बड़ा-बड़ा वार हो रहा है, हाँ, इज़राइल के सिविलियंस के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, क्योंकि सिविलियंस भी मर रहे हैं। जब भी हुँ। ईरान आयरन की डो तरफ से जो हमला हाँ, हो हाँ, रहा है। आयरन डोम अगर कोई भी एक मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाया, ऑफ कोर्स सिविलियंस ही उससे हार्मफुल होंगे। हुँ। अब क्या है कि इस बीच में हमारा इंडिया के ऊपर कैसा इफ़ेक्ट आ सकता है? पहले तो पेट्रोल का दाम जी। काफ़ी ऊपर बढ़ेगा।
क्योंकि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट का भी कॉस्टिंग बढ़ेगा। हाँ, और वहाँ पर भी सप्लाई एंड डिमांड की वजह से वो लोग भी अपना पैसा बढ़ाएंगे। जी। अब क्या है कि वो तो हमारा इंडिया के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस तो आएंगे, उसी का ही वो लोग एलपीजी गैस वगैरह का प्रोसीजर ढूंढ रहे हैं कि दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव हम निकाल सकते हैं कि नहीं। ये तो पहला हुआ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि जब सोवियत यूनियन को ख़त्म करना था तो यूएस ने तालिबान का हेल्प लिया था, अलकायदा का। जी। पूरा वेपन्स वगैरह सप्लाई वही कर रहे थे, क्योंकि कुछ कुछ वार्स जो है डायरेक्टली नहीं किया जाता। तो इस जो वर्ल्ड वॉर 3 आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी नाम बोल दो, मेरे लिए ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध क्यों? जब तक इसराइल अपना ग्रेटर इसराइल नहीं बनाएगा तब तक वो लोग रुकेंगे नहीं, या फिर ईरान में जो गवर्नमेंट होगा उसको जब तक अपने ही तरफदारी करने वाला या फिर यूएस और इसराइल को सपोर्ट करने वाला जो कोई भी गवर्नमेंट नहीं बैठेगा तब तक ये लोग रुकेंगे नहीं। यानी कि आप ये मान रहे हैं जो ये मिडिल ईस्ट जो ये जल रहा है ये एक लंबे समय तक चलता रहेगा? ऑफ कोर्स चलता रहेगा, क्योंकि जब तक ईरान घुटनों के बल नहीं आएंगे जी। ये वॉर खत्म ही नहीं होगा। अभी हम देख रहे हैं जिस ईरान की ताकत को हमेशा से कम आंका जाता था इजराइल और अमेरिका के सामने, अभी तक खड़ा है। अब देखिए ना, रशिया और आपके यूक्रेन की वॉर को कितने साल हो गए, अभी तक चल रही है। यस। आपको क्या लगता है ये जो वॉर है ये नए नए रिकॉर्ड्स तोड़ेगी? जब तक ईरान में वो खोमेनी के बाद दूसरा जो लीडर्स, उसके बाद जो दूसरा लीडर्स इमाम आना बंद नहीं होंगे, ओके। हाँ तब तक, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी सुप्रीम लीडर जब भी कोलैप्स हो जाता है तो वहां पर ओपोनेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाता जी, है। जी। लेकिन अब वहां पर क्या है, इतने सालों में, क्योंकि ये जो जंग है तो ये तो आज से नहीं चल रहा है, बहुत सालों से, जब से शाम को हटा दिया गया है, तब जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था 1979 से, जी। तब से लेके अभी तक वहाँ का रूट लेवल तक सेकुलरिज्म एंड ओपन माइंडेड सोसाइटियों को माइनॉरिटी बना दिया गया है। जी। तो वहाँ का मेजोरिटी अभी भी वही मुस्लिम है। तो जब तक इस्लाम रहेगा तब तक ये वार चलते रहेगा, क्योंकि इस्लाम में इजरायलियों को या फिर ज्यूसों को हमेशा ही निकृष्ट माना गया है। पहली बात तो ये धर्म युद्ध है, लेकिन जिस तरीके से सोवियत यूनियन को ख़त्म करने के लिए तालिबान का या फिर अलकायदा का हेल्प लिया गया था अफगानिस्तान में, तो ठीक इसी तरह अभी हमारा इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंकर को यूज़ किया जाएगा। जी। हाँ, क्योंकि जैश ए मोहम्मद, वहाँ का जो मसूद अजहर है, वो तो खुला बोल रहा है कि हम लोगों ने हज़ारों से भी ज़्यादा स्लीपर सेल छोड़ा हुआ है। जी। क्योंकि वॉर का मतलब ये है कि आप अपने ओपोनेंट का नुकसान पहुंचाओ। तो नुकसान के लिए आपको डायरेक्टली आके अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, आप पैरेलली उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो आप खुद देखें कि इसमें जिस तरीके से लाल किला के सामने आरडीएक्स फटता है, तो वो किस वजह से हो रहा है कि गज़वा हिंद, इस्लामिक एक सेंटिमेंट की वजह से हो रहा है, जियोपॉलिटिकल रीजन से, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें हेल्प करता है रिलीजियस सेंटिमेंट। ओके। अब देखें कि पाकिस्तान को तो हमेशा इंडिया से नफरत था, उस नफरत को वो लोग इस्टेब्लिश करने के लिए हमेशा क्या करते हैं कि इस्लामिक जिहाद का नाम लेंगे। जी। हाँ, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे अजमल कसब को भेज दिया, या फिर उड़ी अटैक कर रहे हैं, फिर पहलगाम अटैक कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट रिलीजन, इस्लामिक रिलीजन। अब उसी सेंटिमेंट को यूज़ करके मैं बताता हूँ कि जैश ए मोहम्मद और बांग्लादेश का अंसरुल बांग्ला टीम, ये लोग पैरेलली अटैक करते रहेंगे इंडिया के ऊपर। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि युद्ध बाहर तो चल रहा है, लेकिन हमारा इंडिया को नुकसान पहुंचाने वाला हमारा करप्ट इंडियंस हैं। ओके। हाँ, तो आप खुद सोचिए कि ये कुछ दिन पहले जो लाल किला के सामने नवंबर का 10 तारीख को ब्लास्ट जब हुआ था। ब्लास्ट हुआ था, तो उस टाइम हमें 2900 किलो का आरडीएक्स मिला था। लेकिन इतना सारा आरडीएक्स आया कहाँ से? ऑफ कोर्स करप्ट पॉलिटिशियन इसके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि ये जो नेक्स्ट अटैक होने वाला है हमारे इंडिया में, उसका रूट होगा हमारा पश्चिम बंगाल। अच्छा। हाँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल ही वो जगह है जहाँ पर मुर्शिदाबाद में बॉर्डर क्लोज नहीं है, वहाँ पर कोई भी आया जा सकता है। कुर्बानी के ईद में जितना भी गाय स्मगलिंग होके बांग्लादेश जाता है वो है मुर्शिदाबाद बॉर्डर से ही। तो जहाज से
इतना सारा गाय स्मगलिंग होके चला जा रहा है, तो वहाँ से 2-4 जिहादी तो आराम से आ सकते हैं डेली। तो हर दिन अगर ऐसा ही जिहादी आते रहे तो हमारा इंडिया में स्लीपर सेल से तो भर जाएंगे। अब अटैक करने के लिए मिसाइल को वहां से छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ दिन पहले उड़ीसा में जो एक फैमिली, खुद पूरा फैमिली मिलके जो छत के ऊपर जो बम बना रहा था, तो इसका ऑर्डर वगैरह कहाँ से आता है? इन लोगों को बनाने के लिए फंडिंग कौन करता है? तो पाकिस्तान को इंडिया में अटैक करने के लिए पाकिस्तानियों को इधर आने का ज़रूरत नहीं है। हमारे पाक दुश्मन हमारे खुद के देश के अंदर हैं। यस। लेकिन आपने देखिए पश्चिम बंगाल का नाम लिया, बताया कि मुर्शिदाबाद में जिस तरह से सीमा खुली हुई है और बांग्लादेश से जिस तरह से यहाँ पे चीज़ें आ रही है, हर तरफ आतंक भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो अब देखिए चुनाव भी है पश्चिम बंगाल में, क्या लगता है चुनाव के ठीक बाद जैसे आप कह रहे हैं कि अटैक्स होंगे भारत में, अ, टेररिस्ट अटैक्स? देखिए, इस बार का इलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज से 6 महीने पहले से ही बांग्लादेश का जो अंसारुल बांग्ला टीम, उनका जो नायब अमीर बोला जाता है, द सुप्रीम लीडर ऑफ अंसारुल बांग्ला टीम, उनका नाम है जसीमुद्दीन रहमानी। तो जसीमुद्दीन रहमानी क्लियरली ओपनली ये चीज़ बोल रहा है बांग्लादेश के मीडिया में कि ममता दीदी आप बंगाल को मोदी के चुंबल से आज़ाद करें। वो लोग चाहते हैं कि ये सेपरेट एक राष्ट्र बन जाए, क्योंकि भारत को एकदम से कैप्चर करना, जो गजवाए हिंद बोला जाता है, एकदम से कैप्चर करना इट्स इम्पॉसिबल। काफ़ी बड़ा देश है, तो क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में करके वो लोग तोड़ना चाहते हैं। ओके। और पश्चिम बंगाल में अगर उन लोगों का एंट्री आ गया, सबसे पहले ग्रेट कलकत्ता किलिंग होने का सबसे ज़्यादा संभावना है। अभी कुछ दिन पहले का एक स्टेटमेंट ममता बनर्जी ने क्या दिया था, सबके सामने उन्होंने एक मंच पे खड़े होकर बोल दिया कि एक कम्युनिटी है ना, उन्होंने ऐसे ही बोला था यस बांग्ला में यस यस, मुझे कि याद एक कम्युनिटी है ना, अगर हम कभी नहीं रहे है। तो सिर्फ एक ही सेकंड में तुम लोगों का 12 बजा देगा। जी, हाँ, बांग्ला में यही बोला था कि कि अगर मुझे कुछ होता तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। हाँ, वो বাংলা में ऐसा লাইন था कि একটা কমিউনিটি আছে না, আমি যদি না থাকি তাহলে 1 সেকেন্ডে 12টা বাজিয়ে दिए। ये पूरा मैं बांग्ला में बोला, उन्होंने जो बोला था। तो ये एक तरह का थ्रेट है। यस, किनको दिया गया है? पीएम मोदी को। हिंदुओं को। यस। हाँ, कि क्योंकि उधर बीजेपी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ये भी हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि उनका दल जो है पैट्रियट से भरा हुआ नहीं है, बांग्लादेशी मुस्लिमों से भरा हुआ है। नहीं तो पश्चिम बंगाल का मेयर जो है फिराद हकीम, वो किस हिम्मत से बोल दिया कि ये पश्चिम बंगाल में 50% लोग उर्दू में बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग जिस तरीके से ब्लूप्रिंट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इन नियर फ्यूचर सारे लोग मुस्लिम ही होंगे। और जो वहाँ के बंगाली हिंदू हैं, आप खुद बताओ कि ये दिल्ली में, नोएडा, फिर गाजियाबाद, ये सारे जगह पर बंगाली भरे पड़े हुए हैं। ये लोग अपना फ्लैट्स वगैरह खरीद के यहाँ पर ही सेटल हो चुके हैं, जी जी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में कंप्लीटली मिनी पाकिस्तान बन चुका है। क्योंकि जब भी जुम्मे का नमाज होता है, वो लोग सिर्फ मस्जिद में नहीं, पूरा रास्ता कवर अप कर देते हैं। ओके। हाँ, ये भी मैं एक चीज़ सबको बता देना चाहता हूँ कि इट्स ए ईगो फाइट। ईगो फाइट कैसे है कि ये पहले नहीं होते थे, लेकिन जब से वो राय आया था कि बाबरी मस्जिद का जो राय आया था, उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को तुमने तोड़ा है, पूरा हर एक ज़मीन को हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि योगी के राज में भी वो लोग करने का कोशिश किए थे, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था पहले शॉट में। जी। हाँ, जयनमाज़ बिछा के कोई रास्ते में नमाज़ पढ़ने का कोशिश किया था, तो जिस पुलिस ऑफिसर ने एक्शन नहीं लिया तो उसको पहले सस्पेंड किया कि भाई ट्रैफिक लॉ को मानो पहले। हाँ, तो इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जितना भी मुस्लिम शो ऑफ कर रहे कि जुम्मे का नमाज के टाइम पे, फिर जो ये दिखाया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद हमारा पश्चिम बंगाल में ही बनेगा। ये 24 तारीख को ओवैसी आया है हुमायूं कबीर से मिलने। हाँ, एकदम पगड़ी पहना के उनको इनवाइट किया जा रहा है। ये पूरा मुस्लिमाइजेशन हो ही चुका है, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा ये AMIM और हमारा ममता बनर्जी। और एक बार अगर ममता बनर्जी इस बार आ गया मैम, तो क्या होगा कि पिछले साल 2025 में जिस तरीके से माँ काली का गर्दन काटा गया था, फिर अभी कितना सारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब मुर्शिदाबाद में इतना अग्नि जलाया गया था हिंदुओं के घर में। रात के टाइम पे वो लोग क्या करते हैं कि सिलेंडर का गैस छोड़ के वहाँ पर पेट्रोल बम मार देते हैं।
हाँ, फिर हमारा हिंदू मंदिर जितना भी थे, वहाँ पर मूर्तियों का गर्दन तोड़ के चले जा रहे हैं। तो जी। ये इंसिडेंट ये 2025 में हुआ था। अभी अगर इलेक्शन में ममता बनर्जी फिर जीता, से आ जाती है। अब क्या है कि इट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। ओके। हाँ, क्योंकि जब ऑलरेडी उन्होंने तो इतने आप ये सालों मानते हैं से कि अब अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा नहीं आई, तो फिर पश्चिम बंगाल हाथ से गया? ऑफ कोर्स हार्ट से गया कि हमारा ये हिंदुस्तान का सबसे लिटरेचर के साइड से अगर सबसे रिच है, जैसे हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, जिस इंसान ने गीतांजलि लिख के नोबेल अवार्ड मिला था उनको, फिर उन्होंने 3 कंट्रीज़ का नेशनल एंथम लिखा है। हाँ, श्रीलंका, इंडिया जनगण मन और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला। तो इतना इंटेलेक्चुअल पर्सन जहाँ पर है, जहाँ पर हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, हमारा जी। एक बहुत बड़ा एक रिच रिच कल्चर है। कल्चर रहा है वेस्ट बंगाल हाँ, का, ऑफ कोर्स उसका सनातन। एग्जाम्पल हर कोई देता था। ब्रिटिश आए तो वहाँ पर, मुगल आए तो वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो ये सारे इतना रिच कल्चर को पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। बंगाली का जो बंगाली कल्चर है, अगर इस बार ममता बनर्जी ने जीत गया, खत्म। मिनी पाकिस्तान सिर्फ पार्क सर्कस, कलकत्ता का वो पार्क सर्कस एरिया हुआ है, मुर्शिदाबाद हुआ है, अब पूरा पश्चिम बंगाल होगा। क्योंकि अभी थोड़ा सा आशा रखा हुआ है कि बीजेपी जीतेंगे, लेकिन अगर नहीं जीत पाया जी। तो बंगाल बांग्लादेश बनने में ज्यादा दिन टाइम नहीं लगेगा। चलिए, संभावना लग रही है आपको कमल के खिलने की? नो, आई एम सॉरी, मैं ऑनेस्ट हूँ, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं आ पाएगा। चलिए, वापस अब युद्ध पे बात करते हैं। और देखिए, कहा जाता है कि खामनेई कभी भी भारत के फेवर में, भारत के साथ कभी खड़े नजर नहीं आए, लेकिन ईरान का हिंदूवादी इतिहास रहा है, हिंदू राष्ट्र वाला इतिहास रहा। कहा जाता है कि आर्यवर्त ईरान को कहा जाता था, और अभी भी वहाँ के, मैं आपको बता दूं कि एक मंदिर है, 130 साल पुराना मंदिर, वहाँ के बंदर अब्बास में 130 साल पुराना भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जब वहाँ पे काम कर रही थी, तो भारतीय मजदूरों ने ही वहाँ जाके उस मंदिर की नींव रखी थी। गुरुद्वारा भी नजर आ जाता है आपको ईरान की धरातल पर, प्राचीन मंदिर भी है। आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कभी ईरान, जो आज शिया बहुल हिंदू, माफ कीजिए, मुस्लिम राष्ट्र है, कभी ताकतवर हिंदू राष्ट्र हुआ करता था? देखिए, ये अखंड भारत का टाइम अगर हम सोचे, तो हमारा ये अफगानिस्तान, हमारा पिशावर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, ये सारे अखंड भारत के ही हिस्से थे। अच्छा। हाँ, अब हुआ क्या है कि इस्लामी जितना भी उसको क्या बोला जाता है, राजा या फिर मुगल का जितना भी शहंशाह वगैरह हमारे इंडिया में आए थे, उन लोगों ने जिस तरीके से अटैक किया था, हाँ, उसी की वजह से ही ये इस्लाम इतने देशों में फैला हुआ है। अब अगर उस टाइम ये 1939 में अगर सऊदी अरब में पेट्रोल ना मिलता, तो ये जो आज का वॉर जो देख रहे हैं, ये कभी होता ही नहीं है। ओके। हाँ, ये जितना भी क्या बोलते हैं, वॉर, उसको क्या युद्ध बोलते जो हैं, लड़े जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये जितना भी वेपन्स वगैरह खरीदा जा रहा है, ये बेच कौन रहा है? यूएस खुद बेच रहा है। जी। क्योंकि यूएस का मेन बिजनेस तो वेपन सेल करना ही है, वो कभी भी इसको रोकेगा नहीं। अब मेरा मेन मुद्दा ये है कि जिस तरीके से मोदी जी ने वहाँ का इफेक्टेड जितना भी इंडियन सिविलियंस थे, उसको जिस तरीके से रक्षा किया है, मैं चाहता हूँ कि मैंने जिस तरीके से वॉर देखा है विदेश में, होता क्या है, हर एक इंसान ये चीज़ सोच के बैठा हुआ है, हर एक गवर्नमेंट ये चीज़ सोच के बैठा हुआ है, कभी ना कभी न्यूक्लियर अटैक हमारे देश में होगा। तो उस हिसाब से वो लोग पहले से ही सिविलियन का रक्षा करने के लिए बंकर बना के रखा है। अच्छा। हाँ, और अगर कोई गैस छोड़ दिया, टॉक्सिक गैस इस वॉर में, तो वो लोग पहले से ही गैस मास्क का रेडी करके रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जब इतना अच्छा दोस्त पाकिस्तान कभी भी हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब मारने का सोच रखता है, तो हमें सिविलियन का रक्षा करने के लिए इस वर्ल्ड वॉर 3 का जो ये टाइम है, मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए बंकर तैयार किया जाए। हाँ, जब भी प्रिकॉशंस ली जाए पहले से। बिना प्रिकॉशंस के हम बच ही नहीं सकते, क्योंकि पहलगांव अटैक होने के बाद अगर हम लोग एक्शन ले, उससे कोई फायदा नहीं है। यस। पहलगांव अटैक ना हो उससे पहले से ही हम स्टेप लेके बैठे हुए हैं। जी। यहाँ तक कि हमारा जो एनआईए, एटीएस, फिर सीबीआई, जितना भी इंटेलिजेंस है। हाँ, इंटेलिजेंस फोर्स है,
उन लोगों को पहले से ही एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि मैं बताता हूँ कि इतना बड़ा क्राइसिस में सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा स्लीपर सेल्स। लोग क्राइसिस में डूबेंगे और उस बीच में वो लोग इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, यहाँ तक कि अफवाह फैलाने में भी वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। और इस टाइम पे ये 2026 में सबसे ज़्यादा अफवाह फैलाएगा एआई। होगा क्या कि दो पक्ष जब बनेंगे वर्ल्ड वॉर में, तो एक पक्ष को दिखाया जाएगा कि हाँ, हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, डोंट लूज योर होप। तो इससे क्या होता है कि एक पक्ष को मोटिवेट किया जाता है, दूसरे पक्ष को डिमोटिवेट किया जाता है। यहाँ तक कि इसमें ना सिर्फ मिसाइल वार नहीं होगा, इंफॉर्मेशन वार भी होंगे। इंफॉर्मेशन वॉर कैसे? मिस इंफॉर्मेशन फैला के सिविलियंस के अंदर एक तरह का फाइटिंग का या फिर सिविल वॉर का माहौल तैयार किया जाता है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट को गिराने का ये एक नया तरीका आ गया है। सीबीआई बोले या मैं वैसे प्रमाण तो नहीं दे सकता, लेकिन हर किसी को पता है कि इसमें सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे श्रीलंका का गवर्नमेंट को गिराना था, उन लोगों ने स्टूडेंट फाइट दिखा दिया। बांग्लादेश में भी सेम कांड किया है। हाँ, नेपाल में भी वही चीज़ है कि इंस्टाग्राम को बंद किया था, इसीलिए हम लोग भड़क गए। तो आपको नहीं लगता कि इस युद्ध से पहले कुछ भारत में भी ये चीजें करने की कोशिश की गई थी? ये तो हर टाइम पे अब देखिए, देखिए, यूजीसी को लेकर के हम नहीं कह सकते कि यूजीसी पे लेकर जो सरकार का जो भी आया था बिल, उस पे जिस तरह से जो देश के युवाओं थे, युवा पीढ़ी थी, प्रोटेस्ट करने लग गई थी कि ये बिल कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी है, सवर्ण विरोधी है। देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ कि हर एक देश में, ये इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि 2013 उस टाइम बांग्लादेश में एक आंदोलन हो रहा था, उसको बोला जाता है गण जागरण आंदोलन। और वो आंदोलन किस लिए हो रहा था? 1971 में जितना भी वॉर क्रिमिनल्स थे, जिन लोगों को रजाकार बोला जाता है, जो लोग रिलीजियस सिंपैथी के लिए पाकिस्तान को बांग्लादेश के अगेंस्ट में और बांग्लादेश के हिंदुओं के अगेंस्ट में जो लोग काम किए थे, जब याहिया खान ने ये बोला था कि इन हिंदू औरतों को इतना बलात्कार करो कि आने वाला नस्ल मुस्लिम पैदा हो, तो उन आर्मियों को बलात्कार करने के लिए हिंदू कैंप, हिंदू घर दिखा देने वाला जो लोग थे, उनमें से कादर मुल्ला एक नाम था, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था। कादिर मुल्ला, दिलवार हुसैन साइदी और गुलाम आजम, तो इन सब को फांसी तक पहुंचाने में मेरा एक इन्वॉल्वमेंट था 2013 में। यहाँ तक कि मेरा परिवार भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे कि उनको फांसी तक पहुंचाने में इनका इन्वॉल्वमेंट था। तो मुझे पता है कि हर एक मुद्दे को इस्टेब्लिश करने के लिए यंग खून का ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जोश ज़्यादा है, होश कम है। तो ये इंडिया में भी सिर्फ यूजीसी नहीं, किसान आंदोलन बोले या फिर कुछ दिन पहले आई लव मोहम्मद वाला एक आंदोलन बोले, हाँ, यहाँ तक कि लोगों को एक तरह का मोटिवेट करने के लिए कि देखो हम लोग सेकुलर कंट्री है, इसीलिए मोहम्मद दीपक वाला एक इशू आ गया था। हर एक टाइम पे यही चीज़ क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को किस तरीके से हम लोग बदनाम कर सकते हैं। और मुझे एक चीज़ बुरा लगता है कि तुम जब इंडियन हो तो विदेश में जब भी तुम जाओगे तो इंडिया का नेगेटिव साइड जाके मत बोलो। ये चीज़ कौन कर रहे हैं? हमारा राहुल गांधी जी। जब भी वो कोई विदेश सेमिनार में जा रहा है तो हमारा इंडिया का जितना भी डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करो। वो हमेशा दिखाने का कोशिश करता है कि मोदी जी इज़ द रीज़न दैट इंडिया इज़ बैकवर्ड कंट्री। तो जो भी हो, मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा जो सिविलियन है उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए इस वॉर के टाइम पे। इंटरनली इस तरह का अफवाह फैला के कोई भी तरीके का जुलूस या फिर सिविल वॉर तैयार ना हो, इसीलिए हमारा एनआईए, एटीएस, इन लोगों को एक्टिव रहना है। और तीसरा चीज़, चाइना जिस तरीके से अपने आप को डेवलप किया है, जापान जिस तरीके से हर एक चीज़ में अपना खुद का कंट्रोल रखा है, जिसको हम बोल सकते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट जिसको बोला जाता है, फॉर वोकल, हाँ, या फिर कैसे आत्मनिर्भर, स्वदेशी। आत्मनिर्भर, यस। तो आत्मनिर्भर अगर हम बनेंगे तब जाके हम अपना डिसीजन रख पाएंगे इस वर्ल्ड वॉर 3 में। क्यों बताऊं कि हमें आज भी अगर सोशल नेटवर्किंग साइड में अगर डिपेंडेंट होना है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे इजराइल और यूएस का ही सर्वर में चल रहा है।
नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमें अगर फैक्ट्रीज वगैरह जो इन्वेस्टमेंट एरियाज है उसमें अगर कोई भी मशीनरीज चलाना चाहते हैं उसके लिए हमें चाइना के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट अगर हमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए जापान। तो जापान तो है ही, और ऑयल वगैरह पेट्रोल जो सबसे ज़्यादा हमें चाहिए उसके लिए मिडिल ईरान के ईस्ट, मिडिल ईस्ट के बिल्कुल पास जाना ही पड़ रहा है। बिल्कुल। तो अभी तक हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए हम अपना कोई भी क्या बोलते हैं जो डिसीजन है अभी तक उधर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। 2047 तक हो पाएंगे? विजन दिखाया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर 2047। अगर इस बीच में हमारा इंडिया में कोई बड़ा सा डिजास्टर ना हुआ तो इट्स पॉसिबल, लेकिन उसके साथ साथ मैं अच्छा, चाहता हूँ 2047 की बात कर रहे हैं हम, और आप कह रहे जरूरत है आत्मनिर्भर बनने की अब, यस। लेकिन 47 तक आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर आपको लगता है, अगर वक्त पे अगर योगी जी आ जाए तो मुमकिन है? देखिए कोई भी आए, मोदी जी आए या कोई भी आए, नहीं, अगर काम योगी आदित्यनाथ नहीं आते हैं तो क्या मुमकिन लगता है आपको? ऑफ कोर्स नॉट। नॉट। नो 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 नो, योगी जी अगर नहीं आए हम लोग दोबारा वही कांग्रेस की तरह हम लोग अपना इज्जत गवा देंगे। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी के बाद योगी जी का आना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, देश के लिए, देश की ग्रोथ के लिए, देखिए हिंदुओं के अस्तित्व के लिए? हिंदुत्व के अस्तित्व के लिए योगी जी का आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई स्ट्रीट एक्शन का बात करे तो योगी जी बिना डरे वो स्टेप ले लेते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि योगी जी आए और साथ में ये फोर्सफुली पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट जो है उसको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में हिंदू ही अगर माइनॉरिटी बन जाए तो ये देश हिंदुस्तान रहेगा नहीं। लेकिन देखिए, आप खुद एक योगी हैं आज। आप देखिए, एक्स मुस्लिम से आज एक सत्य बाबा बन गए हैं, ठीक है? अध्यात्म की राह पे आप चले, गेरुआ वस्त्र आपने धारण किया हुआ है। आपको लगता है कि जितनी एक्सपेक्टेशन हमें है भारत की ग्रोथ को लेकर, वर्ल्ड को देखते हुए, भारत की फॉरेन पॉलिसीज को देखते हुए, वो क्षमता वो आपको दिखती है योगी जी में कि वो संभाल पाएंगे अगर पीएमओ में आ भी जाए तो? देखिए वो तो आ जाएंगे, उनका मोटिव भी अच्छा है, वो एक देश प्रेमी लेकिन है। काबिलियत दिखती है आपको उनमें? वो पावर, वो क्षमता दिखती है? देखिए क्योंकि आपने भी तो उन्हें बहुत ही करीब से स्टडी किया हुआ है ना, योगी आदित्यनाथ जी अब के देखिए अब तक के काम को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए। देखिए वो देश प्रेमी है, यस। देश के हित में काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज है कि परिस्थिति में जब तक उनको रखा नहीं जाएगा तब तक हम कोई भी कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 2016 में भी लोग ये नहीं सोचे थे कि योगी जी यूपी संभाल लेगा, क्योंकि सरप्राइजिंग और चेहरा था। सरप्राइजिंग क्योंकि यूपी ही वो जगह था जहां पर सबसे ज्यादा टेररिज्म का हब हुआ करता था। Yes. कि आपका ड्रग्स हो वही यूपी, आपको वेपन्स आर्म्स चाहिए तो यूपी, उसके बाद आपको जाली नोट का सप्लाई चाहिए यूपी, सांप्रदायिक दंगे सबसे ज्यादा यूपी में। सबसे यूपी में। अब उस जगह को कंट्रोल कर पाना ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं रिस्पेक्टेड जगह है, क्योंकि हमारा बांग्लादेश का अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है, वो छोटा सा एक देश है, उसका पॉपुलेशन भी यूपी जितना नहीं है। फिर हमारा नेपाल, भूटान, ये सारे ये यूपी से भी छोटा देश है। सबसे बड़ा मतलब आप ये सोचिए यूपी में कितने देश समा जाए। हाँ वही ना, काफी सारे देश 25 आएंगे। करोड़ से भी ऊपर आबादी है यूपी की आज की डेट में। और जहाँ पर हमारा बांग्लादेश जो है वो सिर्फ 18 करोड़ है। हाँ नेपाल भी वो वैसा ही पॉपुलेशन होंगे। या यूं कहें कि आज योगी जी एक देश को संभाल रहे हैं अगर देखा जाए तो। वो देश संभालने का उनके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं होता। वो जब भी प्रधानमंत्री का इसमें क्या बोलते हैं कुर्सी में आ जाएंगे तो उनके आसपास जो डिप्लोमेट्स रहते हैं ना, उनको कंट्रोल करना एक इंसान को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देश एक दिन में तो नहीं बनाना। क्योंकि टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी द सिस्टम। ऑफ कोर्स कुछ साल लगेंगे योगी जी को, लेकिन आ सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताऊं कि चाइना जैसा अगर डेवलपमेंट करना है तो हमें एडुकेशन के ऊपर थोड़ा सा गौर करना होगा, क्योंकि जिस जगह पर हमें अगर चाइना को हम देखें वो टेक्नोलॉजिकली हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। मुझे तो डर है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में अगर चाइना ने एंड्रॉयड रोबोट्स अगर वॉर में अगर छोड़ दिया, उनका गोली से हमारा एक आर्मी मरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमारा 10 गोलियों से भी उसका एक एंड्रॉयड जो सोल्जर है उसको नहीं मार पाएंगे।
तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, हमें अपने जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसको एजुकेशन दे के उसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाना है। नहीं अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी हम 2026 में हैं। युद्ध जिस तरह से मिडल ईस्ट में युद्ध छिड़ा हुआ है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि 29 में जब इलेक्शन होना है लोकसभा का चुनाव, ये जो समय है 27, 28 और 29 वाला, 26, 27 ये जो 3 साल है बीच के, पीएम मोदी के लिए बहुत चैलेंजिंग भरे रहने वाले हैं। क्या गृह युद्ध जैसी परिस्थितियाँ इन 3 सालों में आपको लगती है कि देश में हो सकती है? अलग-अलग स्टेट में बार-बार आएँगे। अलग-अलग स्टेट्स में? हाँ, अलग-अलग स्टेट्स में आएँगे, बार-बार आएँगे। जी। इसके लिए मुद्दा काफ़ी सारी चीज़ें बनाया जाएगा। जैसे वो लोग हमेशा रीज़न ढूँढेंगे, जैसे तरुण हत्या हो गया या फिर सलीम वास्तिक का जो अटैक हुआ। जी। तो इस तरीके का इश्यू दिखा के वो लोग बोलेंगे कि हाँ, हमारे ऊपर ज़ुल्म हो रहा है। क्योंकि इस चीज़ के लिए ना हमारा जमात उलमा-ए हिंद वो लोग भी उकसा रहे हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि 15 मिनट के लिए हटा दो। ये कुछ दिन पहले जो कैसे हराया, ये एक तरह का पिंच किया जा रहा है दूसरे धर्मों को। तो उसमें इंसान है सब, तो अपना टेम्पर कोई भी लूज़ हो सकता है। तो ये कब कौन-सा चीज़ कितना बड़ा इश्यू पकड़ ले किसी को नहीं पता। जैसे शेख हसीना को भी ये समझ में नहीं आया था कि कि उनका एक ऐसे तख्ता पलट हो जाएगा। यस स्टूडेंट वो क्या बोलते हैं थोड़ा-सा मतविरोध हुआ था। यस। लेकिन इसमें किस तरीके से एक तख्ता पलट हो सकता है वो कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि अभी जो मैंने बोला कि बांग्लादेश में गौनो जागरण मंच के साथ मैं जब जुड़ा हुआ था उस टाइम मैं यंग था और उन लोग हमारा ही फ़ायदा उठाए थे। वो लोग सोचे थे कि ऐसा ही कुछ आंदोलन होगा, लेकिन इतना बड़ा इश्यू होगा किसी को समझ में नहीं आया था। जी। लेकिन वो पहले से ही वो लोग इंटरनली पहले से प्लान करके रखे थे। वहाँ का जो सोल्जर्स वगैरह थे उसके अंदर वो लोग इन्फिल्ट्रेट पहले से ही करके रखे थे। और अभी मैं सबके सामने ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, हमारा नया दुश्मन बांग्लादेश भी है। क्योंकि खालिदा जिया का पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी। अभी जो तारेक जिया जो है अभी वहाँ का प्रधानमंत्री है वो हमेशा से ही वो 1971 का पाकिस्तान के तरफ था और इंडिया के विरुद्ध था। बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी कभी भी ना इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर पाया था ना ही मोदी को सपोर्ट कर पाएगा। तो वो हमेशा हमें एक एनिमी के तरफ ही देखेगा। तो बांग्लादेश से खतरा है अभी भी हमें। बहुत खतरा बहुत है। बड़ा खतरा। क्योंकि अभी क्या है कि हर किसी को पता है कि पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है। यस। अब क्या होगा कि जिस तरीके से हमारा ईरान ईरान क्यों पूरा वर्ल्ड के सामने इतना बड़ा एनिमी के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ही इज द विलन। क्यों? वो क्या करता था कि छोटा सा एक देश इजराइल इसको खत्म करने के लिए लेबानन का हिजबुल्लाह को वो लोग फंडिंग करते थे। फिर हमारा गाजा का हमास को सपोर्ट करते थे। जी। तो हमारा जो एबीटी अंसरुल बंगला टीम इनको सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी पाकिस्तान का आईएसआई बैठा हुआ है। फिर आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और हमारा ईरान तो है ही। ये लोग फंडिंग ज़रूर करेंगे। मुझे तो डर है कि अगर मेन बेस ही अगर बांग्लादेश को बना लिया गया तो हमारा पहले तो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा बिहार के तरफ भी वो चीज़ आ सकता है। ओके। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा पश्चिम बंगाल है इसको सेव करने के लिए हमारा या क्या बोलते हैं सरकार बदलनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लेना है। प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। यस, ये थोड़ा सा ये ऑनेस्टी के साथ सबसे अगर बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैं एज ए बंगाली मैं खुद बता रहा हूँ कि वहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग छोटा छोटा बूथ जो है वहाँ पर अपना ही खुद का लोकल गुंडा बैठा के रखा है और हर किसी को ये पूछा जाता है किसको वोट देने जा रहे हो। अगर उसने बोल दिया कि हम बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं, बोले कि तुम घर पे जाओ तुम्हारा वोट हो जाएगा। हाँ, तो उसको समझ में आ गया कि नहीं हम दे नहीं सकते, ऑलरेडी दे दिया है उन लोगों ने। और अगर कोई टीएमसी को देने जा रहा है बोले कि हाँ जाओ दे के आ जाओ। देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है जब बात आती है ममता बनर्जी की, जितना हम उनको पढ़ते हैं वो खुद को एक सेकुलर हिंदू दिखाने की कोशिश भी करती हैं। देखिए, जगह जगह मंदिर बनवा रही है वो। जगन्नाथ मंदिर अभी जो उन्होंने बनाया दीघा में, उसके बाद महाकालेश्वर मंदिर भी पश्चिम बंगाल में, आगन मंदिर करके माँ शक्ति को समर्पित एक और मंदिर है। तो खुद वो मैंने जितना उनके बारे में पढ़ा है, नवरात्रा रखती हैं, दुर्गा पूजा करती हैं, अपने घर में विशेष पूजा कराती है।
माँ की सबसे बड़ी भक्त है, चंडी पाठ करता हुआ भी हमने कई बार उन्हें ऑन स्क्रीन चैनलों पे देखा है। तो मतलब पूरी तरह से एक हिंदू हैं वो, मतलब हिंदू बंगाली हैं पूरी तरह से, और उन्हीं की सत्ता में आज बंगाली हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? देखिए, अगर वो सच में हिंदू होता हुँ। तो बंगाली हिंदू खतरे में नहीं होता। हुँ। यही तो हमारा प्रॉब्लम है कि हम वस्त्र देख के, नाम देख के ही समझ लेते हैं कि ये शायद हिंदू होगा। हुँ। अ, आप खुद बताएं कि ये सिर्फ़ एक दिखावा है दीदी का? सीता को जो हरण करने आया था रावण, हुँ। तो वस्त्र क्या लिया था? सन्यासी का। यस, यस। हाँ, तो ठीक इसी तरह पॉलिटिकली वो अपने इलेक्शन में जीतने के लिए उसको रिलीजियस सेंटिमेंट को यूज़ करना ही पड़ता है, और ओके। वहाँ पर ऑलरेडी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। हुँ। तो इसीलिए ईद के टाइम पे आप देखना कि हिजाब आ जाते हैं उनके सर के ऊपर, फिर वो हाथ ऊँचा करके मुनाज़ात करते हैं। तो अब जब ये 2026 में उनका इलेक्शन है, अब कुछ दिन पहले वो जय महादेव, हाँ, वो अपने उच्चारण में बोल रहा था। हुँ। क्यों इतने दिनों से कहा गया था तुम्हारा ये स्पिरिचुअलिटी? हुँ। जब माँ काली का गर्दन काटा जा रहा था, तब कहाँ पर था? हुँ। इट्स टोटली एक्टिंग। मतलब अगर कोई बोल रहा है कि माय नेम इज़ खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, वो हुँ। मूवी में जो चीज़ किया गया था दैट वाज़ एन एक्टिंग। हुँ। ठीक इसी तरह ममता बनर्जी अभी स्टेज के सामने जो भी कर रहे हैं, सेम ही है कि चलिए, यहाँ से तो आपने हमें पश्चिम बंगाल की एक वास्तविक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। अब इलेक्शन में देखिए पश्चिम बंगाल की जनता जो तय करेगी, वो आपके 4 मई को वो जो तस्वीर होगी सामने आ जाएगी, क्योंकि 4 मई को आपका रिज़ल्ट डे है। मैं आपसे बात करना चाहूँगी सऊदी अरब को लेकर, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के 21 साल वहाँ बिताए हैं, वहाँ पे आप पले-बड़े हैं, वहाँ बहुत अच्छे से सऊदी अरब को समझते भी हैं। क्या लगता है इस युद्ध में सऊदी अरब, हम देख रहे हैं ना कि जो ये जो खूनी संघर्ष है, कहीं न कहीं मुस्लिम देशों में आपस में ही है। हुँ, तो क्या ये चीज़ें जो अभी हम देख रहे हैं, क्या ये हदीस में, कुरान में, क्या ये पहले से मौजूद है, लिखी गई हैं कि हाँ, खूनी संघर्ष में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आपस में ही लड़ मरेंगी? ये जो डिवीज़न है हुँ, हुँ। मुस्लिमों के बीच में, ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनका जो इंतकाल बोलते हैं, मतलब उनका मरने के तुरंत ही शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। इट वाज़ ए फैमिली डिस्प्यूट। कैसे मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद जो है, प्रॉफ़ेट मोहम्मद इस्लाम का, हुँ, हुँ। उनका बेटी का नाम था फ़ातिमा, जिनका शादी हुआ था मोहम्मद का ही चचाज़ाद भाई के साथ। जी। मतलब उनका नाम क्या है? फ़ातिमा, मोहम्मद का बेटी अपने चाचा के साथ शादी किया है। हुँ। ओके, तो वो क्या हुआ, ब्लड रिलेशन में ही एक फैमिली है। दूसरा था कि हज़रत मोहम्मद का अ, छोटी बीवी, मतलब तीसरी बेबी, लेकिन वो एज में छोटी है, इसलिए छोटी बीवी बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको 6 साल के एज में शादी किया था। हुँ, हुँ। तो उनका जो पिताजी है, अबू बकर, हाँ, तो इन दोनों में क्लैश हुआ था कहाँ पर? एक पर्टिकुलर ग्रुप थे इस्लाम का, मुस्लिमों की एक पर्टिकुलर ग्रुप थे, वो लोग बोल रहे थे कि हम उसी को लीडर मानेंगे जिसके साथ हज़रत मोहम्मद का ब्लड रिलेशन हो। अच्छा। हाँ, तो वो मानना चाहते थे अली को, हुँ। क्योंकि अली के साथ उसका ब्लड रिलेशन क्यों है? क्योंकि चाचा का बेटा है। हाँ, और फ़ातिमा भी उसका बेटी है। हुँ, हुँ। तो उनसे पैदा हुआ जो हसन हुसैन है, उनको भी अपना लीडर्स मान रहे थे। कौन? शिया लोग। अच्छा। हाँ, और सुन्नी लोग जो थे, सुन्नी थे वो जो आयशा जो थी हज़रत मोहम्मद का तीसरी बीवी, उनका पिताजी। हुँ। हाँ, तो एक क्या है कि अपने खानदान का, और दूसरा ससुर के खानदान का। हुँ। दोनों में क्लैश हुआ कि चलो कौन लीडर बनेगा। यस। तो क्या है कि मेजॉरिटी ग्रुप जो है, हुँ। वो सपोर्ट किए थे अबू बकर को, हुँ। मतलब आयशा के पिताजी को। वो बन गए शिया, सॉरी सुन्नी। हुँ। और दूसरा जो अली वाला जो ग्रुप थे, वो बन गया शिया। शिया। ओके। सुन्नी और शिया का क्लैश तब से ही शुरू हुआ है, जो अभी तक चला आ रहा है। अभी तक चला आ रहा है, और चलते जाएगा। हुँ। क्योंकि ये दुश्मनी कब हुआ था कि शियाओं के जो गुरु थे, हसन और हुसैन, यहाँ तक कि अली, इन लोगों को मारने वाला कोई भी बीजेपी, आरएसएस या कोई हिंदुत्ववादी ग्रुप नहीं था। हुँ। शिया सुन्नी को मारा, सुन्नी शियाओं को मारा, यही क्लैश चलते आ रहा है। अतः शिया सुन्नी की इस लड़ाई में आपको लगता है कि मक्का कहीं न कहीं खतरे में है? क्योंकि हमने देखा कि हमारे अपने खुद के देश में जब हिंदुओं को चोट पहुँचाने के लिए हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, उन्हें रौंदा गया, क्या ये चीज़ें यहाँ पे भी दिखती हैं?
ये मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। जैसे मैं रियाद शहर में रहता था, तो रियाद शहर में 2 तरह का मस्जिद हुआ करते थे, हुँ। शिया और सुन्नी। हुँ। मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि शियाओं के मस्जिद में बम फूट गया। यस। हाँ, वो क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि शिया काफ़िर है। हुँ। उन इस्लाम में किसी को भी मरवाना हो या मारना हो, बोल दो कि काफ़िर है। इसने नबी की गुस्ताखी में कुछ कह दिया था। ब्lasphemy। ब्lasphemy का लॉ दे दो, फिर एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। तो ये चीज़ हमेशा क्लैश करेगा। अभी भी ये देखें कि ईरान ने जब दुबई, फिर सऊदी अरेबिया, यहाँ के यूएस मिलिट्री बेस में जब भी बम गिराया है, तो ज़्यादातर लोग पक्ष में नहीं आया ईरान की, क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर जो सपोर्टर है वो शियाओं के नहीं, सुन्नियों का है। ओके। हाँ, सुन्नियों का है। और बाकी कंट्रीज जैसे सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, ये लोग क्यों अभी तक ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे? हुँ। क्योंकि ये लोग सुन्नी है, वो लोग शिया है। अच्छा। और शिया हारेगा, वो इसीलिए क्योंकि उनका सपोर्टर बहुत ही कम है। और सऊदी अरब, उसका मक्का मदीना अब सेफ है। अच्छा। वो सेफ इसीलिए होगा क्योंकि उनको 1938 में जो पेट्रोल ऑयल मिला था, क्रूड ऑयल जो मिला था, उसको निकालने से शुरू करके उसको फोर्ड गाड़ी में कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें सिखाने वाला यूएस मिलिट्री था। हुँ। तो यूएस ने ऑलरेडी उनको पहले से ही अपना ओबिडिएंट बना के रखा है। अच्छा। जो जो कंट्री यूएस को फॉलो करते रहेंगे, उसके हुँ। खिलाफ कुछ भी बात नहीं करेंगे और यूएस डॉलर को अपना करेंसी बना के रखेंगे, हुँ। वो कंट्रीज कभी भी अटैक नहीं होंगे। अच्छा, जैसे कि आप बोल चुके हैं कि ये वॉर तब तक चलेगी, चल सकती है, संभावना जता रहे जब तक कि ग्रेटर इज़राइल नहीं बन जाता है। इस ग्रेटर इज़राइल के पीछे भी क्या कोई धर्म युद्ध छुपा है? जो यहूदियों का जो मंदिर है, सुलेमान वाला मंदिर, यस यस यस। इसका मुझे इसकी हिस्ट्री आज आपसे समझनी है। देखिए, ये जो जगह है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि किंग डेविड, हुँ। मतलब हम लोग जिसको इस्लाम में बोलते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम, हाँ, ये एक प्रॉफिट हुआ करता था। तो उनके प्रोफेसी काल, ये मैं बताता हूँ, जीसस क्राइस्ट का भी 3000 ईयर्स बैक, हुँ। हाँ, वो उस टाइम जेरूशलेम में जो ये मस्जिदुल अक्सा जिसको बोला जाता है, मस्जिदुल अक्सा असल में इजरायलियों का ही प्रार्थना स्थल था। अच्छा। हाँ, और किंग सुलेमान जो है, सुलेमान अलैहिस्सलाम जिसको बोला जाता है, उनका ही मंदिर बनेगा वहां पर। हुँ। हाँ, तो ग्रेटर इज़राइल जो है, ग्रेटर इज़राइल बनने का ही यही एक कारण है कि उसको जेरूशलेम चाहिए, जो उनका पूर्वजों का हक है। हाँ, और दूसरा सुलेमान अलैहिस्सलाम, या फिर जो सुलेमान का जो मंदिर बोला जाता है, सोलोमन, सोलोमन का जो मंदिर है, ये उनका बहुत पुराना क्या बोलते हैं, ये ट्रेडिशन है। जैसे हमारा राम मंदिर जिस तरीके से हमारा हुँ। क्या बोलते हैं, ट्रेडिशन था, हमारा हिस्ट्री था, हुँ। तो उनका भी सुलेमान जो है, सोलोमन, किंग सोलोमन, वो उनका हिस्ट्री था, जिसको तोड़ने वाले ये खिलाफत के मुस्लिम लोग थे, उमर बिन खत्ताब। तो इन सारे लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण करके अपने ही जगह से इन लोगों को निकाल फेंका था। तो अभी जो फाइट हो रहा है वो उसी का ही प्रतिशोध हो रहा है, अच्छा। क्योंकि अगर मुस्लिम एम्पायर वहां पर एस्टैब्लिश करने के लिए अगर इजरायलियों को अपने ही जमीन से अगर ना निकालता, तो सोवियत यूनियन के टाइम पे वो हिटलर इतना सारा क्या बोलते हैं, यहूदियों को नहीं मारता, क्योंकि वो हिटलर तो एंटी सेमिटिक था, मतलब जितना भी ज्यूस है उसको हेट करना ही उसका काम था। तो गैस चैम्बर्स में या फिर इतना ब्रूटल हत्या कभी नहीं होता अगर उन लोगों को इसराइल से बाहर ना निकालता। और सिर्फ वहां पर नहीं, हम इसराइल का दोस्त, और इसराइल हमें दोस्त इसीलिए मानता है क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो लोग जर्मनी में रह नहीं पा रहे थे, उन लोगों को शेल्टर देने वाला इंडिया ही था। दुनिया के हर एक जगह पर ज्यूसों को काफ़ी टॉर्चर किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही ये इजरायली लोग, मतलब ज्यूस लोग, कभी भी अत्याचारित नहीं हुए। इसलिए आज भी वो लोग याद रखते हैं कि दिस इज द जेंटल कंट्री वी हैव एवर सीन। शायद यही वजह है कि इंडिया हमेशा के लिए इजराइल के लिए एक सदाबहार दोस्त और एक मजबूत दोस्त बन के रहा है, और इजराइल के लिए हमेशा ऐसे ढाल बना है। और हम जानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू और मोदी जी के बीच की जो ट्यूनिंग है, जो दोस्ती है। लेकिन अब आपसे ये भी समझना है, खुद आप सत्य साधु हैं, भगवाधारी हैं, लेकिन फिर भी आप वध जिहाद की बात करते हैं। सनातन क्या हमें वध जिहाद सिखाता है? देखिए, समय और परिस्थिति अनुसार यथा योग्य व्यवहार ही धर्म है।
हमारा महाभारत को आप अगर पढ़ें तो बहुत टॉर्चर हो रहे थे हमारे 5 पांडवों के ऊपर। उनको असैसिनेट करने का भी कोशिश किया गया था, आग जला के मार डालने का कोशिश किया गया था। जी। फिर वो लोग अपने आप को 14 साल तक अपने आप को छुपा के भी रखे। हाँ, अपना असली आइडेंटिटी में भी नहीं घूमे थे। फिर जाके एक ऐसा लेवल आया कि टॉर्चर हद से बाहर जा रहा है। पानी सर के ऊपर जब चला जा रहा था, तब जाके हमारा श्री कृष्ण ने खुद बोल रहा था कि ये धर्म युद्ध तुम्हारा है, तुम्हें अगर लड़ना अपने हक के लिए लड़ना है तो शस्त्र उठाओ। बार बार बोला गया था शस्त्र Yes. उठाओ पार्ट, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। अब क्या है कि लिमिटेशन जब क्रॉस होता है तब जाके हमारा हिंदुस्तान सिंदूर अटैक किए थे। नहीं तो अटैक हमारे ऊपर 1946 से चल रहा था, लेकिन ये एक्शन हम अब लेना शुरू किए हैं क्योंकि 5 पांडवों के ऊपर जो अत्याचार है ये सिर्फ कुरुक्षेत्र युद्ध के दिन नहीं हुआ था, वो बहुत पहले से चले आ रहा था। जी। तो वध जिहाद मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब 1947 से लेके आज तक हमारा एजुकेशन मिनिस्टर आज तक इस चीज़ को इग्नोर करते गए, वो होगा ही होगा क्योंकि हमारा पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर था अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यस, मौलाना अबुल कलाम हाँ, आजाद। तो जिसका एक्सपर्टीज ही था क्या बोलते हैं, कुरान, अरबी, उर्दू, फारसी। तो वो हमें आने वाले जो जनरेशन है उसको साइंटिस्ट कैसे बनाएगा, क्योंकि उसको तो खुद साइंस का नॉलेज नहीं है। तो उस टाइम भी हमें क्या किया गया कि मदरसा के नाम पे जिहादियों का एक कारखाना बनाते रहा। क्योंकि मैं ये जो वध जिहाद का आप नाम लिया हो, वो वध जिहाद मेरा लिखने का कारण ही यही है कि कुरान से तब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा जब कुरान में ये जो जिहादी वर्सेस है। हाँ, क्योंकि एप्पल अगर मुझे दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर साइड में बैक्टीरिया लगा हुआ है या फिर खराब हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलर वो वाला साइड काट के जी। फिर मैं यूज करूंगा, बाकी वाला खा लूंगा। अगर किसी इंसान को एक उंगली में कैंसर हो रहा है तो सिर्फ वो उंगली को ही काट के अलग कर देगा। तो ठीक इसी तरह अगर मुझे दिख रहा है जो अनडिस्टेबल है, और क्योंकि मैं बचपन से ही सऊदी अरब में रहा था, जैसे इन हातिफल मतलूब ला यमकिन इत्तिसालु बिही अलान नरजुमुलत इत्तिसाल फी वक्त लाहिक। चलो, मेरा मदर लैंग्वेज बंगला के साथ साथ बचपन से ही अरबिक कंट्री में था, तो अरबिक मुझे समझना आसान था। जब मैं देख रहा हूँ कि कुरान का चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 में लिखा गया है कि जहाँ पर भी काफिरों को पाओ उसको हत्या करो, फिर कुरान का चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 4 में लिखा गया है कि काफिरों की गर्दनों पे वार करो। तो मैंने काफी सारे धर्म में पढ़ा हूँ, कहीं पर भी किसी ऑपोजिशन या दूसरे धर्मों को, विधर्मियों को हत्या करने का बातें कहीं पर भी नहीं लिखा गया। तो मैं यही सेकुलर इंडिया को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम इस्लाम को धर्म के आधार पे इसको कैलकुलेट करना चाहते हो या उस लेवल पे रखना चाहते हो, तो पहले अरबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन का जितना भी वर्सेस है, जो जिहादी वर्सेस है, उसको निकाल फेंको। ओके। हाँ, उसके बाद उसके सामने उसको R&D करके देखो कि ये बच्चों के लिए सुइटेबल है या नहीं। तो सेकुलर इंडिया का कुरान अलग होना चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए अगर हम उनके जैसा काम शुरू कर दे, चाइना जैसा, चाइना ने तो कम्प्लीटली बोल दिया कि इस्लाम इज ए मेंटल डिजीज। वहां पर आपको पहलगांव अटैक नहीं दिखेगा, वहां पर Yes. उरी अटैक नहीं होता, वहां पर 3 तलाक नहीं होता, हलाला नहीं होता, बिकॉज उस गवर्नमेंट ने एक ग्रेट स्टेप ये ले लिया है कि इस्लाम इज ए मेंटल डिजीज। हम इन सेकुलर इंडिया वो कर ही नहीं सकते। लेकिन वहाँ के जो उइगर मुसलमान हैं वो भी तो बहुत परेशान है, जिस तरह से उन्हें बंद करके रखा जाता है चाइना में। ना, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा। देखिए कोई भी आक्रामक जानवर को आप अगर केज में बंद करके रखेंगे वो तो परेशान होंगे। जब अजमल कसब को हम जेल में रख रहे थे उसको भी परेशानी हो रहा था, क्योंकि उनका अपना आइडियोलॉजी को वो जब इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा, तड़पेगा वो लोग। लेकिन मैस पीपल के अच्छाई के लिए, हाँ, द फेवर ऑफ सिविलियन, हमें कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव स्टेप लेना ही है। जैसे शस्त्र चलाना बुरी बात है, लेकिन शिशुपाल जब एक लिमिट के बाद जब गालियां देना बंद नहीं किया था कि 100 गालियां दे सकते हो, उसके बाद नहीं। यस। हाँ, तो हर चीज का एक लिमिटेशन होना चाहिए। जब तुम 4% से 24% हो जा रहे हो, इसके मतलब हम तुम्हें आज़ादी दिए थे हर चीज का। और जब हम देखते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में 35% से अभी सिर्फ 2.8% रह जाता है, तो तुम लोगों ने आज़ादी नहीं दिया है।
तो मैं मौलाना महमूद मदानी जैसा लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि असलियत देखो, ऐसा ही हवा में बात मत करो, क्योंकि ये इंडिया ही है जो एक शाहरुख खान को रिचेस्ट एक्टर होने का मौका दिया है, सलमान खान को द बिगेस्ट एक्टर, बिगेस्ट सेलिब्रिटी बनने का मौका दिया है। ये अगर दूसरा ईरान होता, ईरान में तो उसका अपना देश का भी अगर पक्ष में कोई मूवी बनाने जाए, बोल रहे कि यह मूवी बनाना हराम है। हाँ, तो ये सेकुलर कंट्री को अगर सेकुलर ही रखना है तो कुरान में जितना भी ऑर्थोडॉक्स जितना भी स्टेटमेंट्स है या फिर श्लोक है, आयत बोला जाता है, तो ये सारे आयतों को रिमूव करना ही करना है जी। इससे क्या होगा, मुस्लिम भी खुश, बाकी लोग भी डेंजर से हट जाएंगे। क्योंकि बच्चों को, कोई भी मुस्लिम माँ बाप को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद आप लोग अपने बच्चों को जिहादी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि सही उसका कहा बच्चा पेट में RDX बन के वो फूट जाए। जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो कुरान अरबी में पढ़ाया जा रहा है तुम्हारे बच्चे को, उस चीज़ को तुम ट्रांसलेट करके अपने बच्चे को पढ़ाओ, क्योंकि मीनिंगलेस चीज़ इज यूजलेस। हाँ, तो जब तक उसका मतलब नहीं पता तब तक उसका असली मीनिंग तो पता ही नहीं चलेगा। यानी कि 100 बात की एक बात ये कि वद जिहाद आपके घर से शुरू होना चाहिए, हर चीज को शिक्षा के रास्ते। शिक्षा के रास्ते से, यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी, योगी जी या फिर धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है, सिर्फ उनको नहीं, हर एक हिंदुओं को भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि उस वद जिहाद में सिर्फ और सिर्फ कुरान का श्लोक नहीं, अगर हमारा गवर्नमेंट इस कुरान का इस श्लोक को अगर नहीं हटाए तो हमारा नॉर्मल सिविलियन को क्या स्टेप लेना है, जो हमारा हिंदुत्ववादी जितना भी क्षत्रिय है उस क्षत्रियो को क्या स्टेप लेना है। अगर हमारा हिंदुइज्म में आत्मरक्षा या फिर धर्म प्रतिष्ठा के लिए युद्ध अगर लीगल ना होता या फिर इसको अगर अधर्म बोला जाता तो हमारा क्षत्रिय वर्ण ही नहीं होता। क्षत्रिय वर्ण है, इसका मतलब हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एक है ऑलरेडी हमारा रिलीजियसली, तो उनको एक्टिव होना है ताकि हमारा आने वाला जितना भी जनरेशन है वो शांति से एक खूबसूरत पृथ्वी में जी पाए। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ सनीउर रहमान, एक्स मुस्लिम, जो अब सत्य साधु बन चुके हैं। और अगर आप भी इनसे मिलना चाहते हैं, इनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप इससे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और आज हमने इनसे जानने की कोशिश की ईरान के बारे में, ईरान का इतिहास क्या कहता है और इस वक्त जो जंग छिड़ी हुई है, क्या ये सच में तृतीय विश्व युद्ध की आहट है और हमारे खुद के देश पर कितना बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है और आने वाला कल हमारा और आपका कैसा रहने वाला है। और सत्य साधु जी, हमसे बातचीत करने के लिए, धर्म ज्ञान को अपना इतना कीमती समय देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ओम नमः शिवाय।